नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जब मैं आपके बीच कैमरे के सामने खड़ा हूं, इस वक्त कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर एक जुलूस निकाल रही हैं। थोड़ा हैरानी की बात है, राज्य की मुख्यमंत्री अपने ही राज्य की राजधानी में जुलूस निकालें, लेकिन कुछ चल रहा है वहाँ कोलकाता में ऐसा। 8-9 अगस्त की मध्य रात्रि को वहाँ एक आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही एक नौजवान महिला डॉक्टर ड्यूटी के बाद जाकर वहीं के सेमिनार हॉल में सो गई। मैंने डॉक्टरों को बड़ा करीब से देखा है अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत के बरसों में। इसी तरह का हाल रहता है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल रहते हैं उनमें इसी तरीके से जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाते हैं लोग। तो ये महिला डॉक्टर वहीं पर सो रही थी। उसके साथ एक या अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसका कत्ल कर दिया। जो फोरेंसिक जांच है पुलिस की, उससे पता चलता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया। दूसरा जो पता चल रहा है वो और भयानक है कि कत्ल करने के बाद बलात्कार किया गया। जो भी हो, जिस पहले व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर, वो व्यक्ति एक स्वयं सेवक था, वॉलंटियर था, उस अस्पताल में काम करने वाला, जो पुलिस के साथ पुलिस की इजाज़त से काम करता था, मरीजों की मदद करता था, किसी को वार्ड तक पहुंचाता था, किसी का स्ट्रेचर उठाता था। सब लोग जानते थे, अस्पताल का सारा स्टाफ उसको जानता था। पुलिस ने वहां पर बंगाल में जगह जगह ऐसे वॉलंटियर तैनात किए हुए हैं। इनको शायद रुपया पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मान्यता मिलती है। तो कोई लोग जिनको इच्छा रहती है समाज सेवा की, वो लोग ऐसा काम करते हैं। हो गया, अब किसी समाज सेवक के दिल में भी अगर ऐसी बात आई है कि कोई महिला डॉक्टर सोए हुए दिख रही है तो उससे बलात्कार किया जाए, कत्ल किया जाए, या कत्ल किया जाए फिर बलात्कार किया जाए। खैर, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ और लोगों का इसमें शामिल होने का एक अंदेशा है। उसके बारे में पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हम सिर्फ लोगों के कहे हुए किसी दूसरे डॉक्टर को ऐसे मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम और जांच कर रहे हैं, वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। ठीक बात है, वैज्ञानिक जांच की ज़रूरत है। लाश मिल गई है, लाश पर डीएनए सैंपल भी मिल गया होगा। जिन पर शक है उनके डीएनए सैंपल से मिलाकर भी देखा जा सकता है। इसको लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में, दूसरे कॉलेजों में, नर्सों के बीच में, जो पैरामेडिक कॉलेज रहते हैं उनमें, सब जगह हंगामा चल रहा है पूरे देश में। मेरे अपने शहर में अभी से 2 घंटे बाद यहाँ पर कैंडल मार्च निकलने वाला है। डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सें, सब लोग मिलकर कैंडल मार्च निकालने वाले। देश हिला हुआ है इसको लेकर। भयानक किस्म का बलात्कार है, क्योंकि महिलाओं को तो, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको तो रात दिन ड्यूटी करनी पड़ती है 24 घंटे। कल मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट भी देख रहा था कि ऐसे अस्पतालों में जहां पर रात बिरात जख्मियों को लेकर, बीमारों को लेकर लोग पहुंचते हैं, वहां पे महिला स्टाफ को नशे में आए हुए लोगों की परेशानी झेलनी पड़ती है, हमले होते हैं उनके ऊपर, बदसलूकी होती है। ये मामला खत्म तो होना नहीं था। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी, जैसा कि बंगाल में बहुत सारे मामलों में होता है। ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन बहुत सारे मामलों की जांच को लेकर एक ऐसा टकराव होता है वहाँ जांच एजेंसियों के साथ। मुख्य विपक्षी दल वहाँ पर भाजपा रह गई है। भाजपा के साथ लोग हाई कोर्ट तक जाते हैं। बहुत सारे मामले ममता सरकार की जांच एजेंसी, मोटे तौर पर पुलिस या और कोई जांच एजेंसी होगी आर्थिक अपराध वगैरह की, उसके ऊपर भरोसा नहीं बैठता अदालत का।
तो ये मामले दे दिए जाते हैं सीबीआई को। ये पहला नहीं है ऐसा मामला। ममता बनर्जी ने सीबीआई को मामला देने का तो उतना विरोध नहीं किया, लेकिन हुआ यह है कि अभी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, जो फ्रीडम एट मिडनाइट, जिस आधी रात को आज़ादी हासिल हुई थी हिंदुस्तान को, उसकी सालगिरह थी। 14 तारीख की आधी रात 12 बजे जो 15 शुरू होती है, आधी रात की आज़ादी, आपको ध्यान होगा किताबें लिखी गई हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट फिल्म बनी है। उस पल वहाँ पर उस अस्पताल में हमला हुआ लोगों का, सैकड़ों लोगों ने जाकर हमला किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को मारा, इमरजेंसी वार्ड को तोड़ फोड़ दिया, उपकरण तोड़ दिए अस्पताल के। पहला हमला ये हुआ उस अस्पताल में आधी रात को 14-15 की मध्य रात्रि को, जो डॉक्टर अपनी एक साथी के कत्ल बलात्कार के खिलाफ वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, उनके पेंडाल से चालू हुआ, उनको मारा पीटा गया। इसका मतलब है कि ये डॉक्टरों के हमदर्द नहीं थे। ये जो प्रदर्शनकारी वहाँ पहुँचे थे ट्रकों में भरकर, बड़ी संख्या में पहुँचे थे। कहा जाता है कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नहीं रोक पाई। एक खबर ये भी आई है, ममता बनर्जी ने कहा है कि 15 पुलिस वाले घायल हुए इस भीड़ को रोकते हुए, हमलावर भीड़ को रोकते हुए। अश्रु गैस छोड़ी, टीयर गैस छोड़ी वहाँ पर पुलिस ने, लेकिन नहीं रोक पाए। थोड़ा मुझको हैरानी होती है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पर इस अस्पताल में तनातनी चल रही थी, कुछ पुलिस तो तैनात रही होगी। इसके बाद ऐसी कैसी भीड़ पहुँच गई कि कलकत्ता की पूरी पुलिस को वहाँ पर झोंका नहीं जा सका। क्यों ऐसा हुआ? मुझको दूर बैठा हूँ मैं अधिक सवाल करने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मन की जिज्ञासा है कि अगर राजधानी में, जहाँ पुलिस की यूनिट पहले से मौजूद है, पुलिस के सामने ये हमला शुरू हुआ आधी रात या देर रात, उसके बाद और पुलिस पहुंचकर इस भीड़ को काबू करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी? रात में कुछ 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगले दिन सुबह कुछ आधा दर्जन लोग और गिरफ्तार हुए। कुल आंकड़ा 19 तक का पहुंचा है। सैकड़ों की भीड़ थी। अभी ये साफ नहीं हो रहा है कि ये लोग कौन थे। कुछ लोगों का कहना है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, जो कि वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर रहे डॉक्टरों को मारने पीटने के लिए गए थे, और मार पीट कर पूरे इमरजेंसी वार्ड को तोड़ फोड़ कर, सारे उपकरण तोड़ कर फिर वहाँ से निकले वो। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो पोस्ट किए गए थे, शायद नाम भी डाले गए थे। इसलिए पुलिस ने अगले सुबह तक आधा दर्जन लोगों को और गिरफ्तार किया। दिलचस्प बात यह है कि ममता की पुलिस जो है वो ये नहीं बतला रही है कि जो गिरफ्तार लोग हैं, हमलावर भीड़ से जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये कौन लोग हैं, किस पार्टी के हैं। जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो कुछ तो आपको पता लगेगा। मुझको ऐसा लगता है कि किसी विपक्षी दल के रहते तो शायद पुलिस वहाँ की तुरंत नाम उजागर करती कि ये कम्युनिस्ट थे, ये भाजपाई थे या कांग्रेस के थे। ऐसा नहीं कर रही है। तो क्या ये लोग तृणमूल कांग्रेस के ही थे, जो कि वीडियो सबूत होने की वजह से अब पुलिस गिरफ्तार करने से बच नहीं पा रही है? क्या वजह है? क्या वजह है कि उनकी शिनाख्त उजागर नहीं की जा रही है? क्या वजह है कि यह हमला हो जाने के 2 दिन बाद भी अभी तक पुलिस ये नहीं कह रही है कि हमलावर भीड़ को कौन लेके आए थे? ट्रकों में आई थी हमलावर भीड़, कौन लेके आए थे इस भीड़ को? आसपास की बस्तियों के पुलिस के पास एक खुफिया तंत्र रहता है, वो पता लगा सकती थी। आजकल तो सड़कों पे जो कैमरे लगे हैं, खासकर राजधानियों में, उनसे भी बहुत सारे जुर्म निपट जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो ये पता लगाया जा सकता था ये ट्रकें कहाँ से आई थी, ट्रकों का नंबर क्या था, कौन लेके आया था, कौन नेता थे जो भर के लाए थे लोगों को। अभी तक पुलिस ने नाम उजागर नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदतन, जैसी कि उनकी आदत है, उन्होंने इस हमले के लिए
ये वाम वाले और राम वाले लोगों का हमला किया हुआ है। नारे के लिए अच्छा लगता है तुकबंदी में, जैसे स्कूली बच्चों की कविताओं में राइम रहता है ना, तुकांत एक जैसा रहता है, ऐसा ये वाम वाले और राम वाले लोग थे। यानी वाम वाले यानी वामपंथी कम्युनिस्ट लोग थे, और राम वाले यानी भाजपा के लोग थे। ये दोनों जो हैं दो अलग अलग पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। ये दोनों पार्टियां, इनके लोग ये साथ में मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। यानी धरती पे अगर एक कम्युनिस्ट और एक भाजपाई, यही दो आखिरी इंसान बच जाएंगे अगर, तो भी ये मिलके कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आखिरी दो बचेंगे तो समझ लीजिए वहीं धरती खत्म हो जाएगी, धरती पर मानव जाति। इतनी एलर्जी है इनको एक दूसरे से, इतना परहेज है एक दूसरे से, तो दोनों मिलके तो हमला नहीं किए होंगे वहाँ पर। ममता बनर्जी की फितरत है ये कि जब उनके शासन की, प्रशासन की लापरवाही, कमजोरी, असफलता उजागर होती है, वो तुरंत किसी न किसी विपक्षी का नाम ले लेती है। अभी उन्होंने भाजपा का नाम लिया है राम कहकर कि ये राम वाले लोग थे, और कम्युनिस्टों का कहा है। दोनों ने ये साफ कहा है कि ममता बनर्जी फालतू बात करती हैं। इस बर्बर कांड के पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे उसके पहलू हैं। पहली बात ये है प्रिंसिपल का रोल, दूसरी बात पुलिस कमिश्नर का रोल। पुलिस कमिश्नर भी मतलब अस्पताल पहुंचे नहीं और रास्ते पर ही बयान देने लगे। उस पीड़िता के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है, ये अपने आत्महत्या और इस प्रकार के बयान दिए पुलिस कमिश्नर। क्या वो पुलिस कमिश्नर उस पद पर रहने लायक है? उसको भी तुरंत हटाना चाहिए था। और ये पूरा हेल्थ का जो पूरा भी सवाल है बंगाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं हेल्थ मंत्री है, तो उनका भी इसमें क्या रोल है? क्या किसी को पता नहीं है कि उस अस्पताल में क्या रैकेट चल रहे हैं? एक आदमी कोलकाता पुलिस का बैज लगाए हुए और घूम रहा है, उसको जगह दी जा रही है, पुलिस बैरिक्स में वो रह रहा है। क्या हेल्थ मिनिस्टर में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये अलग अलग जो पहलू है इस केस का, इसको करने के लिए अभी भी आंदोलन जारी है, डॉक्टर्स अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का सवाल नहीं है, ये हर औरत का सवाल है। और भाजपा ने तो कहा है कि हमारे भगवान का नाम क्यों बीच में लेके आ रही हो, ये तुम्हारी नालायकी है, ये तुम्हारी नाकामयाबी है, तुम बचा नहीं पा रही हो। न महिला डॉक्टर को बलात्कार और हत्या से तुम बचा सकी, न इस हमले को रोक सकी, और तुम नाम हमारा ले रही हो, राम का नाम ले रही हो। ये तनातनी आम है। बंगाल की राजनीति जो है उसमें इतनी तनातनी अलग पार्टियों के बीच आम है। आप ममता के तेवर अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 1-1.5 घंटा, शायद 24 घंटे में वो सरकारी काम करती होंगी, और बाकी पूरा वक्त जो है वो बिफरती रहती हैं, उफनती रहती हैं, ज्वालामुखी की तरह धधकती रहती हैं, और ये देखते रहती हैं कि ये लावा किसके ऊपर उगला जाए। तो अभी फिलहाल अस्पताल पर जो हमला हुआ है, इसका लावा उन्होंने वाम वालों और राम वालों के ऊपर उगला है। दोनों इसका खंडन कर चुके हैं। बीजेपी ने पूछा है सोशल मीडिया पर, ममता को राम से इतनी नफरत क्यों है? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोग्राम हुआ था बंगाल में, उसमें ममता भी थी मंच पर। वहाँ जो लोग इकट्ठा थे वो ममता को हूट करने के लिए, ममता को परेशान करने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ठीक है, अब ममता बनर्जी की मजबूरी थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिष्टाचार में बने रहना, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ से चली गई थी। उन्होंने इसको अपना अपमान माना था। हो सकता है उनका अपमान करना ही नियत रही हो ये नारे लगाने वालों की, लेकिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को छोड़कर चली गई थी। अब मैं जब देखता हूँ इस पूरे मामले को, मुझको लगता है कि पुलिस से मामला सीबीआई को जा चुका है। पुलिस पहले शायद गिरफ्तारी कर चुकी थी एक व्यक्ति की, कम से कम उसी की मदद करने के लिए जो वॉलंटियर था वहाँ पे, उसको गिरफ्तार कर चुकी है और लोगों की जांच कर रही है।
डीएनए जांच से मैचिंग चल रही है, फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं और अब तो पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है केस सीबीआई को, सीबीआई करेगी। अभी देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टरों का, नर्सों का, मेडिकल छात्रों का, छात्राओं का, वो प्रतीकात्मक है कि देश भर में अस्पतालों पे जो खतरा मंडरा रहा है, भीड़ का, शराबियों का, गुंडों का, मवालियों का, डॉक्टर तो मना भी नहीं कर सकते ना, कोई मवाली भी वहाँ पहुँचे उसको मना नहीं कर सकते, इलाज तो उनको करना ही है। तो कई जगह ऐसा होता है, कई जगह डॉक्टरों पे हमला होता है, मारते हैं लोगों को, डॉक्टरों को। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक अलग से कानून बना है अस्पतालों पे हमला करने वालों के खिलाफ, कड़ी सज़ा के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बंगाल की। बंगाल में अभी अगर सही समय पे निकलेगी ममता की रैली तो अभी चल रही है रैली वहाँ उनकी। हमको वीडियो मिलेगा तो हम आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा कम होता है कि मुख्यमंत्री अपने राज्य की सड़कों पर एक जुलूस निकाले। क्या होना चाहिए था इस मामले में? मुझको लगता है निर्विवाद रूप से जो बात तय है वो ये है कि उस सरकारी अस्पताल में देर रात तक ड्यूटी करने वाली एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या, इतना तो निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मुझको ये भी लगता है कि देश भर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं ये मुजरिमों को पकड़ने के लिए दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य पुलिस ने सबूत जुटाए, सीबीआई ने उसको जांच को अपने हाथ में ले लिया है, मुजरिम पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन मुझको एक चीज़ लग रही है कि ममता बनर्जी के जो तेवर हैं, अपने खुद के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हिफाजत की लापरवाही, चौकसी, सुरक्षा की लापरवाही, वहाँ असफल साबित हुई हैं ममता बनर्जी और उनकी सरकार। उसके बाद में इतनी बड़ी भीड़ ने अस्पताल पे ऐसा हमला किया जैसा मैंने तो हिंदुस्तान के किसी अस्पताल पे ऐसा हमला देखा नहीं है। इक्का दुक्का कोई गिरोह पहुंचकर 5-10 लोग पहुंचकर किसी को मार दें, ऐसा तो होता है इलाज में झगड़ा होने की वजह से। सैकड़ों हजारों लोग पहुंच जाएं और जाके तोड़ फोड़ कर दें, ट्रकों में भरकर पहुंच जाएं, तोड़ फोड़ कर दें, मारें डॉक्टरों को, पेंडाल को तोड़ दें, मारे, कौन कर सकता है ऐसा? ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद भी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़के जीते हैं, उन्होंने जनप्रतिनिधि की हैसियत से कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को कहा है कि किसी भी पार्टी से जुड़े हुए रहें हमलावर, उनको पकड़ना चाहिए। थोड़ा सा मुझको शक हो रहा है कि क्या इसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ गुंडे शामिल थे। गुंडे बहुत हैं वहाँ, सब पार्टियों के पास में हैं। बंगाल की राजनीति ऐसी अहिंसक राजनीति नहीं है जैसा देश के बाकी कई प्रदेशों में है। वो हिंसा से लबालब भरी हुई राजनीति है वहाँ की। तो क्या ममता सड़कों पर आज इसलिए निकल रही है कि उनके अपने ही लोगों ने जो गुंडागर्दी की है उसको छुपाया जा सके, बताया जा सके? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री को सड़कों पे निकलना पड़ रहा है? इससे भी बड़ा मुझको ये लग रहा है कि ममता के ऐसे तेवर क्यों होना चाहिए? जब आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही हो, आपकी सरकार असफल साबित हो रही है, प्रशासन बेअसर हो रहा है। इसके पहले भी ममता का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था तो ममता ने कहा था ये मेरी सरकार के खिलाफ राजनीति का साजिश है। मैंने उस वक्त भी कहा था ममता के बारे में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता आजम खान को बुलाकर कटघरे में खड़े रखकर ऐसे ही एक बयान को लेकर कि एक बच्ची से बलात्कार हुआ है, उसको आजम खान ने राजनीतिक साजिश करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ तकरीबन, जुबानी बात कह रहा हूँ मैं, इसको 100% हकीकत मत मानिएगा, आजम खान को घुटने पे खड़े करवा के माफ़ी मंगवाई थी इस बयान को लेकर। मुझको थोड़ा हैरानी है कि ममता के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया। बलात्कार को लेकर ममता जो है संवेदना शून्य है। वो एक महिला होने के स्तर से ऊपर उठ चुकी हैं। वो सत्ता का प्रतीक हो गई है जिसके लिए बलात्कार एक हथियार रहता है।
जैसा दुनिया के बहुत सारे देशों में रहता है बलात्कार एक हथियार। आप देखेंगे कि जहाँ फौजें जाती है दूसरे देशों में, वो बहुत बलात्कार करती हैं वहाँ पे, मनोबल तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों का, उनकी अपनी सरकार पर से भरोसा हटाने के लिए। तो बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल पुलिस ने पकड़ा है एक को, आगे का काम सीबीआई कर रही है, हो जाएगा सामने। मुख्यमंत्री सड़क पे निकलकर साबित क्या कर रही है? क्या वो इस बात के खिलाफ है कि अब जांच सीबीआई कर रही है? किस बात के खिलाफ है? राजधानी कलकत्ता में, जिस शहर में मुख्यमंत्री खुद रहती हैं, वहाँ पे अगर पुलिस सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उस पर जो हमला हो रहा है इतना बड़ा, उसको नहीं रोक पा रही है। मुझको तो लगता है कि ममता को किसी गांधी प्रतिमा को ढूंढकर उसके सामने 24 घंटे का उपवास करके प्रायश्चित करना चाहिए था। वो जुलूस किस बात को लेकर निकाल रही है? ये ठीक है कि बंगाल में राजनीतिक जुलूसों का बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ी लंबी परंपरा है, लेकिन फिर भी ममता क्या साबित कर रही है? क्या वो हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जुलूस निकालना चाहती हैं कि इस मामले को बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया गया? क्या चाहती है ममता बनर्जी? मुश्किल है, ममता को समझना मुश्किल है। नाम उनका सरल है, लेकिन व्यक्तित्व उनका जटिल है, उनकी राजनीति भी बहुत जटिल है। वो जिस गठबंधन में रहती हैं वहाँ भी उनकी बात को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं बस इसी बात को कहने के लिए आपके सामने आज यहाँ आया हूँ कि बंगाल की एक घटना, एक ऐसा बलात्कार जिसने देश भर के तमाम डॉक्टरों को, नर्सों को और बाकी लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। ऐसे मामले को लेकर बंगाल में ये क्या राजनीति चल रही है? जो हमलावर भीड़ है ये कौन से लोगों की है? क्यों हमला किया गया है? डॉक्टर तो वहाँ पे जिसने कत्ल किया है, बलात्कार किया है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते धरने पर बैठे थे। उन्होंने तो किसी को नहीं मारा था, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। फिर उनके ऊपर ममता राज में ऐसी हिंसा क्यों हुई? और ममता इस हिंसा की तोहमत वाम पर और राम पर क्यों लगा रही है? मैं थोड़ा समझने में मुश्किल हूँ। ममता बनर्जी के किरदार को, उनकी सोच को समझना थोड़ा मुझको कई बार मुश्किल पड़ता है। वो हर बार इतने आक्रामक लहजे में रहती हैं, मुझको लगता है कि अपने घर पे खाना खाते हुए वो 2-3 कटोरियाँ तो खाना पकाने वाले लोगों के ऊपर रोज़ फेंकती होंगी कि बिना फेंके खाए कैसे, बिना हमला किए खाए कैसे, पचेगा नहीं, पेट में जाएगा नहीं। ऐसा मिजाज उनका दिखता है मुझको। आपके कोई पहचान के हो, ममता के पड़ोस में रहते हो, तो ज़रा पता लगाइएगा बर्तन फेंकने की आवाज़ आती है क्या ममता के खाने के समय? फिलहाल मुझको लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि बंगाल में ये किस तरह का राज चल रहा है। क्यों कर रही है ममता ऐसा? क्यों इस तरह की हिंसा वहाँ हो रही है? क्यों पुलिस इतनी लापरवाह है? कभी ईडी के ऑफिस पे हमला हो जाता है, कभी किसी जगह हमला हो जाता है। एक गांव का आपको ध्यान होगा, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बड़ी संख्या में बलात्कार किए थे। उसमें भी बाहर की एजेंसी को आकर शायद गिरफ्तारियां करनी पड़ी थी। क्यों बंगाल के हाई कोर्ट को बार बार बीच में पड़ना पड़ता है? क्यों ममता का हर गवर्नर के साथ झगड़ा हो जाता है? एक भी राजभवन, एक भी राज्यपाल के साथ उनका पल भर को नहीं निभता। सांप नेवले जैसे संबंध ममता बना लेती है हर राज्यपाल के साथ। हो सकता है कि राज्यपाल ऐसे छांट के भेजे जाते हों, लेकिन इतने बुरे रिश्ते तो मैंने कहीं नहीं देखे हैं। मैंने तो बहुत सारे राज्यों में भाजपा के भेजे हुए राज्यपाल देखे हैं जो कांग्रेस के लोगों से ठीक ठाक रिश्ता निभा लेते हैं। कांग्रेस के भेजे राज्यपालों को मैंने देखा है जो भाजपा के साथ ठीक ठाक रिश्ता निभा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 10 बरस मैंने देखा, 10 बरस रमन सिंह की सरकार थी, 10 बरस लगातार राज्यपाल रहे कांग्रेस के भेजे हुए, दिल्ली से मनमोहन सिंह की सरकार के भेजे हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, एक पल का भी टकराव नहीं हुआ।
जो मनमोहन सिंह के बहुत ही अत्यंत करीबी, सोनिया गांधी के अत्यंत करीबी थे, शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के राजभवन में थे राज्यपाल। जब वो यहाँ से कार्यकाल पूरा करके जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने आर्मी के दिनों पाकिस्तान के साथ जंग जो थी 71 की, उस जंग में उन्होंने तोप के कुछ गोले के खोल जो रहते हैं इतने बड़े बड़े पीतल के, वो आर्मी की इजाज़त से उन्होंने लिए थे याद के रूप में। उससे उन्होंने एक टेबल बनवाया था, सेंटर टेबल, और मुझसे सलाह ली थी कि डॉक्टर रमन सिंह से मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे, तो ये बतलाओ सुनील कि मैं जाते हुए उनको क्या गिफ्ट दूं, मैं कुछ तोहफा देकर जाना चाहता हूं। तो हम दोनों ने बहुत तरह के विकल्पों पर विचार किया था और फिर इस बात पर हम पहुंचे थे कि ये टेबल जो है, इससे ज़्यादा यादगार उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने फौज के दिनों में जंग के मोर्चे से जो पीतल के खोल लाए थे इतने बड़े बड़े, उसके पायों पे बना हुआ ये टेबल है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो सीएम हाउस में एक समारोह हुआ था राज्यपाल के विदाई का, वहाँ शेखर दत्त ने वो टेबल गिफ्ट किया था रमन सिंह को। मैंने ऐसा देखा हुआ है लोगों को, ये बंगाल में जो चल रहा है ना, मुझको अटपटा लगता है। ये ठीक है कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति थोड़ी ज़्यादा हिंसक है, पार्टियों के लोग भी एक दूसरे को मार देते हैं, दौड़ा के मारते हैं, कत्ल कर देते हैं, आग लगा देते हैं, ये होते रहता है। आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी की सरकार जब लौट कर आई, उसके तुरंत बाद बीजेपी के लोगों को जगह जगह मारा गया था, बीजेपी के दफ्तरों में जगह जगह आग लगाई गई थी बंगाल में। बाद में फिर अदालत को दखल देनी पड़ी थी, अभी फिर अदालत को दखल देनी पड़ी है इस मामले को कलकत्ता पुलिस से लेकर सीबीआई को ले जाकर देने में। सोच के देखिए कि भारतीय लोकतंत्र का ये एक प्रदेश जो है क्यों इतना हिंसक है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, कुछ इस तरह का नाम था, एक हाथ शब्द आगे पीछे हो सकता है। मुझको लगता है कि ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आता है, ऐसा एक किताब किसी को लिखना चाहिए ममता बनर्जी के व्यक्तित्व पे। हमेशा से उनका ऐसा ही तेवर रहा है। गुस्से में जो बोलती हैं उसको बंगाली लोग समझते होंगे, मैं उनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ नहीं पाता जब वो गुस्से में बोलती हैं, तो बाकी वक्त तो कोशिश करता हूँ समझने की। ये घटना भयानक है। अस्पताल में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए, भयानक घटना है। मेरी पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ, उस पेशे में जो लोग पूरे देश भर में खतरा झेलते हुए काम करते हैं उनके साथ। मेरे रिपोर्टिंग के दिनों की शुरुआत से ही मेरी डॉक्टरों के साथ इसी तरह से रात रात भर उठना बैठना होता था। जो जूनियर डॉक्टर रहते थे, जो मेडिकल स्टूडेंट रहते थे, उनके साथ मैंने देखा हुआ है। अस्पताल इन्हीं के कंधों पे चलता है। जो सीनियर डॉक्टर हैं वो तो आते हैं कुछ घंटों के लिए और चले जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस की तरह। यही लोग हैं जूनियर डॉक्टर जो चलाते हैं अस्पतालों को। कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, लेकिन मुझको लगता है कि एक कोई जांच ऐसी भी होनी चाहिए, कौन करेंगे मुझको नहीं मालूम। मैं ममता सरकार को बर्खास्त करने की वकालत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जांच होनी चाहिए कि ये सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर क्यों है। पश्चिम बंगाल में सरकारी तंत्र की इतनी बड़ी असफलता क्यों है। कत्ल और बलात्कार की जांच के साथ साथ ममता सरकार को लेकर ये जांच होनी चाहिए कि ममता सरकार के राज में बंगाल में जगह जगह लगातार नियमित रूप से सिस्टम इतना नाकामयाब क्यों है। सोच के देखिएगा इस बारे में कि क्या मैं कोई ज़्यादती कर रहा हूँ उनके साथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में ममता के प्रति कोई व्यक्तिगत नाराज़गी या दुर्भावना है? जो भी आपको लगता होगा आप सोच के देखिएगा। आपको ठीक लगे, मेरी बातचीत ठीक लगे तो मेरे इस एडिटोरियल वाले चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिएगा, आपको एक मैसेज मिलेगा हम जब कुछ पोस्ट करेंगे, दिन में एक। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ममता के बारे में, मेरे तर्कों के बारे में, और चीज़ों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, जो आपको लिखना हो। चूँकि डॉक्टरों की बात है इसलिए चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे अपील करता हूँ कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू जो भी आप खाते पीते हैं उसको छोड़ दीजिए। इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। आज नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, आएगा ज़रूर, ये जान लीजिए। और मुझको ऐसे अपवाद मत गिनाइएगा कि हमारे चाचा जी, काका जी 80 साल की उम्र तक सिगरेट पीते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। अपवादों पे दुनिया नहीं चलती है, मेडिकल साइंस पर चलती है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि तंबाकू किसी भी शक्ल में आपके मुंह में, फेफड़े में, गले में जाकर, चाहे धुआं, चाहे उसकी पीक, आपको आगे पीछे कैंसर देते ही हैं। अपवादों पे मत चलिए। वैसे तो कई शराबी भी सड़क पे टक्कर से बचते हुए घर पहुंच जाते हैं, तो क्या आप दारू पी के हिफाजत से रहेंगे? छोड़ दीजिए तंबाकू को। सरकारी अस्पताल में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा गाल काट देते हैं, जबड़ा निकाल देते हैं, पाँव की हड्डी निकाल के जबड़ा नकली बनाते हैं। लोग खा नहीं पाते हैं कुछ। प्रोटीन पाउडर और दूध को घोल के उसको पीते हैं किसी तरह से, वो भी बह जाता है इधर उधर से। बहुत दुर्गति होती है। आपको लगेगा कि गरुड़ पुराण वगैरह में जो नर्क का जिक्र है वो भी इसके मुकाबले थोड़ा कंसेशनल है। मत कीजिए, ऐसा नशा मत पालिए जो आपको ले जाके कैंसर की मौत मारेगा ही मारेगा। फिर मिलेंगे।